हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की डेट है 22 सितंबर और 22 सितंबर की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आई है उन सभी को कॉम्प्रहेंसिवली कवर करेंगे। आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे हम ना सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बल्कि मेंस पर्सपेक्टिव से भी न्यूज़ को एनालाइज करते हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। आगे हम बढ़े उससे पहले बता दूं कि हमारा चेज योर गोल इनिशिएटिव आज से शुरू हो रहा है। इसका ये लास्ट फेज है, फेज 3 है ये, ठीक है। और अब इसके बाद चेज योर गोल इनिशिएटिव सीधे फरवरी में आएगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा लास्ट फेज है और ये कुछ ही टाइम के लिए, लाइक इस ही वीक के लिए ये वैलिड है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कैसे कर सकते हो पार्टिसिपेट। आपको यहाँ पे 3 चीजें फ्री में मिल सकती हैं इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करके। पहला है करंट अफेयर्स, दूसरा है मेंटरशिप और तीसरा है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमारा जो ये डेली न्यूज एनालिसिस आता है इसके बीच में आपसे एक प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपसे आंसर राइटिंग के लिए आपको दिया जाता है प्रैक्टिस के लिए। आपको वो लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करना है। ओके, और इसके अलावा आप यहाँ पे जब ये दोनों चीजें रिलीजियसली पार्टिसिपेट करोगे इसमें तो आपको हमारी साइड से, हमारे एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज की साइड से एक मिलेगा मेंटरशिप कॉल, जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को अलाइन कर पाओगे। ओके, तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो दो फायदे हैं। एक तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसे डायरेक्शन मिल जाएगी और दूसरा करंट अफेयर्स में आप खुद ब खुद एक्सेल करने लगोगे। ऑलराइट, तो आगे बात करती हूँ। देखो, आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ये तो 3 मीडियम हो गए, मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम। और इसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम जो है, टेलीग्राम चैनल का नाम मयूरी भागवानी था, अभी इसका नाम चेंज करके हमने कर दिया है आईएएस श्योर शॉर्ट बाय मयूरी भागवानी। ओके, तो यहाँ पे इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर द पीडीएफ्स। ओके, तो पीडीएफ अगर आप चाहते हो लेना, ठीक है, इन डेली न्यूज एनालिसिस की या जो भी अपडेट्स होते हैं उसके लिए आप ये वाला चैनल ज्वाइन कर लो। और अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो जिसका रिव्यू आपको फ्री में मिलेगा मेरी साइड से, अपने पीयर्स की साइड से, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है मयूरी भागवानी यूपीएससी। ओके, ये है हमारा डिस्कशन ग्रुप। इस पे आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। जितना हो सकेगा मैं रिव्यू करूंगी, बाकी आपके पीयर्स भी आपके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। जीएस 1 में हमारे पास कुछ नहीं है। जीएस 2 में बात करेंगे गवर्नेंस में क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट की। इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स की बात करेंगे। झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी की बात करेंगे। हेल्थ में बात करेंगे। तो देखो, हेल्थ में बात करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इन इंडिया, इसके बारे में एक डाटा आया है डब्ल्यूएचओ का, इसकी बात करेंगे। साथ में पॉलिटी में बात करेंगे एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी, ये हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट का एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार सा एडिटोरियल है, इसकी बात करेंगे। एंड जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी में बात करेंगे पीएलआई स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फॉर द सोलर सेल्स। ओके, इसकी बात करेंगे। एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। शुरुआत करते हैं आज के इस एनालिसिस की। पहला टॉपिक हमारा रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स। तो देखो, इससे पहले क्या होता था, एक यहाँ पे एक्ट हुआ करता था, प्रिजनर्स एक्ट, ठीक है। ये हुआ करता था 1920 का। अभी इसको रिप्लेस करके एक नया एक्ट आया है, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ऑफ 2022। तो इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं इसकी इसमें बात हुई है, ठीक है। तो देखो, पहले तो ये जो एक्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 का, ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। ओके, और इसके अंतर्गत क्या होगा, ये जो लेजिस्लेशन है ये क्या करता है, पुलिस एंड सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये पावर देता है कि वो जो भी कन्विक्ट्स हैं या जो भी लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका हमें लगता है कि इनका हमें बॉडी सैंपल्स या एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, उनके एविडेंसेस को, उनके फिजिकल या बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट कर सकती है, स्टोर कर सकती है, एनालाइज कर सकती है हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। ओके, उसके अलावा हमारा जो यहाँ पे एविडेंसेस की या सैंपल्स की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ ये सैंपल्स नहीं होंगे फिंगरप्रिंट वगैरह। अब थोड़े और एडवांस लेवल के जहाँ पे जो सैंपल्स है वो कवर होंगे, जैसे रेटिना हो गया, आइरिस स्कैन हो गया। ओके, अच्छा, अब देखो व्हाट इज द लेजिस्लेशन ऑल अबाउट। इससे पहले जो एक्ट था वो मैं बता चुकी हूँ, प्रिजनर्स एक्ट था 1920 का। ओके, इसके अंतर्गत क्या हुआ, ये 100 साल पुराना एक्ट है, ठीक है। उस टाइम पे जो ये एविडेंसेस कलेक्ट करने या सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, उसके टाइम पे उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे,
फिजिकल जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आप ले लोगे, ठीक है, फुटप्रिंट इंप्रेशन ले लोगे, इसके अलावा फोटोग्राफ ले लोगे कन्विक्टेड पर्सन की, और कुछ अरेस्टेड जो पर्सन है सर्टन कैटेगरीज है उनके आप एविडेंसेस स्टोर कर सकते थे, सैंपल्स रख सकते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेजरमेंट के टेक्निक्स हैं उन्हें थोड़ा एडवांस किया गया है, ठीक है। अभी जो दूसरी कंट्रीज से हमने ये प्रेरणा ली है, इंस्पिरेशन ली है कि नई टेक्निक्स आ रही हैं सैंपल कलेक्शन की, उसे हम अगर यूज करते हैं तो हम जल्दी यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर सकते हैं, किसी को भी जल्दी से जल्दी हम यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन कन्विक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे ये किया गया है और ये रिकॉग्नाइज की गई है वर्ल्ड ऑर्डर में पूरी तरफ से, हर तरह से ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को यहाँ पे अपनाया गया है। तो यहाँ पे 1920 का एक्ट जब आया था उस टाइम पे, आई एम सो सॉरी थोड़ा सा जुकाम है, ओके, इसीलिए। तो 1920 का जो एक्ट आया था उस टाइम पे ये सारी टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी। अब देखो इतना पुराना एक्ट है, हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना है और इसीलिए यहाँ पे अब ये नया एक्ट लाया गया है। ये एक्ट जो है बेसिकली मजिस्ट्रेट जो है उन्हें एम्पावर करता है कि वो किसी भी पर्सन की, ठीक है, एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के यहाँ पे मेजरमेंट्स लेने का डायरेक्शन दे सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो पर्सन अरेस्टेड है या जो पर्सन कन्विक्ट हो गया है, कन्विक्ट का मतलब क्या, दोषी प्रूव हो चुका है, ठीक है, एक्विट मतलब जिसको बरी कर दिया गया है, अक्यूज मतलब जिसके ऊपर दोष लगा हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है अभी, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है। तो यहाँ पे जो पर्सन, पहले क्या होता था कि जो अरेस्ट किया गया है, अक्यूज है या कन्विक्ट है, उनके यहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट करने को मजिस्ट्रेट बोल सकते थे। अब मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि आप किसी का भी, चाहे वो अरेस्ट हुआ हो पर्सन या नहीं हुआ हो, उसके सैंपल्स कलेक्ट करने का आप ऑर्डर दे सकते हो, या फिर उन कन्विक्ट्स का भी आप ऑर्डर दे सकते हो सैंपल्स कलेक्ट करने का जिन्होंने हीनस क्राइम के, जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। अब हीनस क्राइम्स क्या होता है भाई, हीनस क्राइम वो होता है जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के, जो इनह्यूमेन से क्राइम्स होते हैं ना, जैसे रेप्स हो गए, मर्डर्स हो गए, इसका लीगल जो डेफिनेशन है वो ये कि 7 ईयर्स से ज्यादा की सजा जिस भी क्राइम को लेकर होती है उन सभी क्राइम्स को हीनस क्राइम कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस के जो हेड कांस्टेबल तक के रैंक तक के लोग हैं वो इन तरह की मेजरमेंट्स को लेंगे, ये लिखा हुआ है। अभी मेजरमेंट्स में क्या क्या होगा, फुटप्रिंट होंगे, पाम प्रिंट्स, फोटोग्राफ, आइरिस एंड रेटिना स्कैन होगा, इसके साथ साथ बायोलॉजिकल सैंपल्स, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, हैंडराइटिंग, सिग्नेचर्स, ये सब तरह के एविडेंसेस आप कलेक्ट कर सकते हो। ओके, अच्छा, इसमें याद रखना कि एक कंसर्न ये भी है कि बायोलॉजिकल सैंपल्स लिखा हुआ है, इसमें क्लियरली तो मेंशन नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल सैंपल्स का एक मतलब डीएनए प्रोफाइलिंग भी हो सकती है, मतलब आपके डीएनए कलेक्ट किए जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, डीएनए तक अगर आप जा रहे हो दैट इज वेरी बिग थिंग, ओके। और इसीलिए एक कंट्रोवर्सी इस क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट से रिलेटेड ये भी है कि ये हमारे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे कंसर्न्स क्या है, देखो पहला कंसर्न तो ये है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट को पावर मिल गई है कि कोई पर्सन जो अरेस्ट नहीं भी हुआ है उसके भी सैंपल आप कलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपके सैंपल्स कलेक्ट हो सकते हैं। एकदम ग्रॉस वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का। दूसरा, इसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स में डीएनए प्रोफाइलिंग तक बात जा रही है, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है, ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, ये बोला गया है कि पॉलिटिकल डिटेनीज के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है, मतलब कि अपोजिशन को दबाने के लिए, ओके, या फिर जो भी लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं या गवर्नमेंट से मेल नहीं खाते, उनके विचार डिसेंट का जो राइट है वो उनसे छीना जा रहा है बाय दिस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ओके। ऑल राइट, इसके अलावा देखो, इसके अलावा ये कहा गया कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो है, यहाँ पे रूल्स जो है ये मेंशन नहीं करते कि कन्विक्टेड पर्सन के साथ एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे उनके सैंपल्स कलेक्ट करने, इसका कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है। अब यहाँ पे कहाँ पे स्टोर होंगे ये जो सैंपल्स होंगे, इस ये जो स्टोर होंगे ये होंगे एनसीआरबी के पास, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और यहीं पे सारे जो डाटा होगा सब कुछ स्टोर यहीं पे होगा, ओके। और यहीं पर डाटा को प्रिजर्व किया जाएगा, जो भी अरेस्टेड पर्सन है उनके। स्टेट गवर्नमेंट भी ये डाटा प्रिजर्व कर सकती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर एप्लीकेशन इनको बनानी पड़ेगी। एनसीआरबी जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलीज करेगा, एसओपीज रिलीज करेगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको बताया जाएगा कि मेजरमेंट कैसे कलेक्ट करना है, कैसे इसको स्टोर करना है, कितना स्टोर करना है, वगैरह सब चीजें इसमें बताई जाएंगी, ओके। सारी स्पेसिफिकेशन रहेगी। तो कोई भी मेजरमेंट अगर आप कलेक्ट करते हो, कैसे भी फॉर्म में करते हो, अल्टीमेटली उसको एसओपी के हिसाब से, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उनके हिसाब से आप स्टोर कर सकते हो, ओके। तो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स,
अगर ये आपने सैंपल कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन इसके डिस्ट्रक्शन का क्या? तो देखो, एक चीज तो ये बोली गई है कि मान लो कोई पर्सन कन्विक्ट है, उसके जो भी रिकॉर्ड यहाँ पे कलेक्ट किए गए ना, कम से कम 75 ईयर्स तक आप उनको स्टोर करके रखोगे, मतलब जिस दिन से कलेक्ट किए उसके 75 ईयर्स तक वो स्टोर्ड रहेंगे। ओके, तो प्रोसीजर और जो डिस्पोजल का बात है या फिर डिस्ट्रक्शन की बात है, वो अभी तक यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करी गई है एनसीआरबी के थ्रू। और यहाँ पे ये कहा गया है, जो रूल है वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड शैल बी मेड टू नोडल ऑफिसर हु इज टू बी नॉमिनेटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। मान लो कि मेरे कोई सैंपल्स कलेक्ट करता है, मेरा आइरिस स्कैन हो गया या रेटिना स्कैन हो गया, ये कोई सैंपल्स जो है ये कलेक्ट करती है एनसीआरबी या कोई भी बॉडी, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी। अब मेरे ऊपर कोई भी आरोप प्रूव नहीं हुआ है, कन्विक्ट नहीं हूं मैं, ठीक है। अब मैं अरेस्ट हुई थी या अरेस्ट नहीं भी हुई थी, तो भी अगर मान लो इस तरह के सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं, तो इस केस में अगर मैं चाहती हूँ कि जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उन्हें अब यहाँ से जो स्टोर किए गए हैं उससे वहां से हटा दिया जाए, तो उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी किसे? नोडल ऑफिसर को, जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ओके, तो अभी तक क्लियर यहाँ पे रूल एंड प्रोसीजर्स नहीं आए कि एनसीआरबी बताएगी अभी कि कैसे यहाँ पे जो प्रोसीजर्स हैं, क्या प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करने हैं फॉर द डिस्ट्रक्शन और फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। ओके, अब देखो कुछ चीजें और इसके बारे में जान लो। जो पुराना एक्ट था, प्रिजन एक्ट था, प्रिजनर एक्ट, और अभी वाला जो एक्ट है, इसमें क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस है कि किन लोगों के आप मेजरमेंट या सैंपल्स ले सकते हो। पहले तो देखो इसमें क्या था कि जो लोग भी कन्विक्टेड है, ठीक है, उनके आप लोगे, और कन्विक्टेड भी ऐसे जिनको रिगरस पनिशमेंट मिली हुई है कम से कम 1 साल के लिए, ठीक है। अब क्या बोल दिया है कि ऐसा कुछ नहीं, अगर आप किसी भी आरोप में, किसी भी जुर्म में अगर आप कन्विक्टेड हो, चाहे कितनी भी पनिशमेंट हो, कितनी पनिशमेंट नहीं हो, कितने भी टाइम की हो, नो मैटर व्हाट, आपके यहाँ पे सैंपल्स लिए जा सकते हैं अगर आप कन्विक्ट हो चुके हो तो। दूसरा, यहाँ पे कहा गया था कि जो भी लोग ऐसे हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट किया हुआ है, अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऑफेंसेस के लिए जिसमें रिगरस इम्प्रीजनमेंट हो सकता है 1 साल या उससे ऊपर का, यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप अरेस्ट किए गए हो, फिर चाहे किसी भी जुर्म के लिए किए गए हो, यहाँ पे आपको इस अरेस्ट हो गए ना एक बार, तो अरेस्ट हो गए तो अब आपके ऊपर यहाँ पे मेजरमेंट्स लिए जा सकते हैं। तीसरी चीज ये बोली गई थी कि मजिस्ट्रेट जो है वो मेजरमेंट्स लेने का डायरेक्शन दे सकता है उन लोगों के ऊपर जो अरेस्ट हुए हैं या जो कन्विक्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं कि अरेस्ट हुआ ही हो पर्सन, कन्विक्ट हुआ ही हो, कोई भी पर्सन का यहाँ पे जो सैंपल है वो लिए जा सकते हैं बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, अगर मजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्ट करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ पे जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फॉर हिज गुड बिहेवियर, ये इसमें ऑर्डर दिया गया जाता था कि अगर कोई यहाँ पे गुड बिहेवियर शो करता है तो उसको गुड सिक्योरिटी यहाँ पे दी जाए, और यही चीज सेम यहाँ पे भी रखी गई है, ठीक है। मेजरमेंट्स कौन कौन से ले सकते हो? तो पहले देखो बहुत लिमिटेड थे, फिंगर इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन, ओके, इसके अलावा फोटोग्राफ, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं ये एविडेंसेस और सैंपल्स। इसमें बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स, हैंड राइटिंग हो गया, बायोलॉजिकल सैंपल्स हो गए, फिजिकल सैंपल्स हो गए, रेटिना स्कैन हो गया, ये सब भी हो गए, ठीक है। इसमें मेजरमेंट्स के डिस्ट्रॉय करने का क्या प्रोविजन था पहले वाले में? तो पहले वाले में था कि अगर आप एक्विट हो जाते हो, यानी कि बरी कर दी जाते हो या डिस्चार्ज कर दी जाते हो या रिलीज कर दी जाते हो, और अगर आपने पहले कभी कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं किया है जहां पे आपको कम से कम 1 साल के, अगर मान लो अगर आपने पहले कोई ऐसा बड़ा जुर्म नहीं किया है तो आपके डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। अगर पहले आप यहाँ पे कोई क्राइम के लिए रिगरस इम्प्रीजनमेंट आपको मिली है 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए, तो फिर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। ओके, लेकिन इस बार क्या बोला गया है कि एक्विटल के केस में यहाँ पे, या डिस्चार्ज या रिलीज के केस में, आपके जो सैंपल हैं वो हटा दिए जाएंगे अगर आप अप्लाई करोगे तो, लेकिन उससे पहले आपको रिगरस इम्प्रीजनमेंट कभी भी ना हुआ हो, चाहे फिर वो 1 साल हो या 6 महीने हो। इसके अलावा दूसरी चीज की कन्विक्ट जो है उनके तो रिकॉर्ड कम से कम 75 ईयर्स तक रखे जाएंगे। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। नेक्स्ट इशू है हमारा, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज लेड टू 66% ऑफ डेथ्स इन इंडिया इन डब्ल्यूएचओ की ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ बताता है कि 2019 में जो टोटल डेथ्स हुई है ना इंडिया में, उसमें से लगभग 66% डेथ्स जो हुई हैं दैट वर बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, तो यहाँ पे हर 2 सेकंड में कम से कम एक पर्सन जो कि 70 से कम एज का है वो मरता है, ठीक है, किसके कारण? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण, जिसमें से 86% जो डेथ्स होती हैं, 86% डेथ्स हैं ये लो या मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही हैं। तो देख रहे हो पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे बात की गई है, पूरे वर्ल्ड में जो टोटल डेथ्स होती हैं 70 से कम जो एज है, उसमें जो 70 से कम एज वाले जो पॉपुलेशन है उनकी हर 2 सेकंड में एक व्यक्ति की डेथ होती है बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। और इसमें से भी 86% लोग वो हैं जिनकी डेथ हुई है जो लो या मिडिल इनकम कंट्री से बिलोंग करते हैं।
मतलब इसका ये है कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है इसका बर्डन बहुत ज़्यादा है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये। अब इंडिया के स्पेसिफिक ये कहा गया है कि जो टोटल डेथ्स हुई थी 2019 में, उसमें 66% डेथ्स जो हुई थी वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के कारण हुई थी। ठीक है, अब ये डब्ल्यू देखो इन्होंने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जिसमें क्या होगा, डब्ल्यू का डाटा दिखाया जाएगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का जो डाटा है 194 कंट्रीज में वो कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया में लगभग 60.5 लाख, लगभग 60 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है 2019 में बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। ओके, और इसमें भी देखो यहाँ पे कौन कौन से डिसीजेज शामिल है। कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेज है, कैंसर है, डायबिटीज है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, तो ये सारे इश्यूज हैं। ओके, और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है अब एक हेल्थ इमरजेंसी बन रही है इन अ स्लो मोशन। ओके, तो ये सारा डाटा है, इस डाटा को आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, मेंस के आंसर्स में, एसेज में। ठीक है, यहाँ पे बहुत काम आ सकते हैं ये डाटा आपको। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लेना। अब देखो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात कर रहे हैं तो ये होते क्या है, ये क्रोनिक डिसीजेस होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन में चलते हैं। ओके, और ये क्यों होते हैं आपको, ये या तो आपको जेनेटिक फैक्टर्स के कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल या बिहेवियरल फैक्टर्स के कारण ये हो सकते हैं। मेन टाइप्स के जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होते हैं कौन से होते हैं, एक तो होते हैं कार्डियोवेस्कुलर डिसीज, जैसे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट स्ट्रोक्स हो गए। जैसे आप लोगों को पता होगा अभी कल ही हमारे जो बहुत बड़े कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव जी, उनका निधन हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक ही सफर्ड। ओके, तो यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर डिसीज का एक टाइप ये हो गया। ओके, इसके अलावा कैंसर्स हो गए, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो गए जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में आते हैं। ओके, अब देखो इसको लेकर सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है इनका। एक चीज समझना कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मोस्टली होते हैं मिडिल इनकम कंट्रीज में। ओके, नाउ देखो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, एसडीजी गोल है, उसमें हमें पिछाड़ सकते हैं, यानी कि उसमें हमें एक बैक सीट दिलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एम है कि हम प्री मच्योर डेथ्स जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के कारण उन्हें कम करें, 1/3 तक कम करें बाय 2030। और अगर हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के इतने सारे इंसिडेंसेस बढ़ते जाएंगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम जो है वो कैसे अचीव करेंगे। ओके, इसके अलावा पावर्टी जो है इसका सीधा संबंध है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से। जैसे जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज बढ़ते हैं वैसे वैसे उस परिवार में पावर्टी छाने लगती है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो पावर्टी है, पावर्टी और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का इस तरह का नाता है कि कॉज एंड इफेक्ट वाला। ओके, तो यहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि पावर्टी रिडक्शन इनिशिएटिव्स जो है लो इनकम कंट्रीज में वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन इनका इफेक्ट उतना नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फैमिलीज का इतना ज्यादा होता है कि वो अल्टीमेटली पावर्टी वाले सेक्टर में आने लगते हैं। ओके, तो वल्नरेबल और सोशली डिसएडवांटेज्ड पीपल जो है वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, वो ज्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के चक्कर में आते हैं। ठीक है, और इनकी ग्रेटर रिस्क होती है कि ये जल्दी से एक्सपोज हो सकते हैं इस तरह की बीमारियों से। ओके, और यहाँ पे जैसे टोबैको हो गया या अनहेल्दी डाइटरी प्रैक्टिसेस हो गई या फिर हेल्थ सर्विसेज का लिमिटेड एक्सेस हो गया, इसके कारण भी इनको ये बीमारियां जल्दी हो सकती हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कम रिसोर्सेज होते हैं, लो रिसोर्सेज होते हैं, हेल्थ केयर का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण भी हाउस होल्ड रिसोर्सेज ड्रेन आउट होते जाते हैं और इसी के कारण पावर्टी और बढ़ती जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कई बार जो पर्सन है अफेक्टेड है इस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से, हो सकता है वो ब्रेड विनर हो, तो अब ब्रेड विनर कोई ऐसा डिसीज घेर लेगा तो कैसे चलेगा काम, है ना। तो इसीलिए कई सारे लोग इसके चक्कर में बिलो पावर्टी लाइन आ जाते हैं। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका इशू डिस्कस करें उससे पहले ये है आपका आज का क्वेश्चन, जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने बोला था ना आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर आई बी एक्सपेक्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इसका आंसर देना, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, कि अफगानिस्तान को कौन कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर करती है। ओके, तो इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर देना अगर आप चेज योर गोल इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। आगे बात करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स रैशनल एंड कंसर्न्स। तो देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उनका लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर ये पूरी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की वो यहाँ पे सितंबर 27 से हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग इसकी होगी और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो केसेस होंगे उनकी लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है। ओके, और यहाँ पे क्यों करा जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक तरह से लाना चाहती है गवर्नमेंट भी और जुडिशरी भी। तो यहाँ पे हिस्ट्री क्या है देखो, 26 अगस्त को जब हमारे जो फॉर्मर सीजीआई हैं एनवी रमन्ना जी, जब उनका रिटायरमेंट
एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जब वो जा रहे थे और अब नए जो सीजीआई है वो आ रहे थे, तो उस टाइम पे ये बात चल रही थी कि क्या लाइव प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहला स्टेप जो था 2018 में ले लिया गया था, और इसमें ये बोला गया था कि 3 जज बेंच जो थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये बोला कि हम पीआईएल जो है वो सुनने को तैयार हैं इन अ लाइव स्ट्रीमिंग। ठीक है, लाइव स्ट्रीम करते हुए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी, और यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल या नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं उनकी हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, सो दैट जन जन तक ये बात जा सके कि जुडिशरी ने बेसिकली ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, पिटिशनर जो है उन्होंने ये बोला था कि प्रिंसिपल, अगर ये बेसिकली इसके पीछे रीजन क्या है, रैशनल क्या है इस लाइव स्ट्रीमिंग के पीछे, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल है ओपन एक्सेस टू जस्टिस का, ये प्रिंसिपल लाई करता है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली जो के वेणुगोपाल जी हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल है, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या राय है, तो इन्होंने भी बोला कि हाँ, बात तो सही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कोई मुद्दा सुन रही है, इसका मतलब कि वो बड़ा मुद्दा है। ठीक है, एक नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अगर वो मुद्दा सुन रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब 5 जजेस की बेंच होगी। ठीक है, 5 जजेस की बेंच अगर कोई मुद्दा सुन रही है तो ओके। तो यहाँ पे जो सक्सेस होगी इस प्रोजेक्ट की, वो इस तरह से होगी कि यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, क्या वो पैन इंडिया लेवल पर एक्सेस दे रही है जस्टिस का सभी को, या नहीं दे रही है। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, एक तो डी कंजेशन भी हो जाएगा कोर्ट्स का। अभी कोर्ट्स में बहुत ज्यादा घचाघच भीड़ होती है, वो नहीं होगी। इसके अलावा लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने जगह से, अपने नेटिव प्लेस से सुप्रीम कोर्ट तक आने के लिए, तो ये इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे अगर हम ये लाइव स्ट्रीमिंग कर पाएंगे तो। ओके, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि कोर्ट जो है उसके पास लेकिन ये पावर रहनी चाहिए कि कहीं पे अगर उनको विड्रॉ करना है ये लाइव स्ट्रीमिंग वाला जो पूरा प्रोविजन है, तो वो विड्रॉ भी कर सके। जैसे अगर कोई केस ऐसा सेंसिटिव सा है, वहां पे अगर हम चाहते हैं कि नहीं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट के पास ये डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से केसेस में बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए ये कहा है अटॉर्नी जनरल ने। तो पहला है मैट्रिमोनियल मैटर्स के बारे में, दूसरा है यहाँ पे वो मैटर्स जो जुवेनाइल से रिलेटेड है या किसी की प्राइवेसी या सेफ्टी से रिलेटेड है, यंग ऑफेंडर्स की, तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी के जो मुद्दे हैं, चौथा है यहाँ पे वो विक्टिम्स या वो विटनेसेस जो कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिनके ऊपर खतरा है। ठीक है, जैसे जिनके ऊपर यहाँ पे डेथ थ्रेट्स जिनको मिल सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंटिमिडेट किया जा सकता है, उन लोगों के लिए यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल जो भी ऐसा केसेस हैं या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट या रेप वाले जो केसेस हैं, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। साथ में ऐसे केसेस जहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट अराउज हो सकता है, कम्युनिटीज के बीच में झगड़े दंगे फसाद हो सकते हैं, या फिर ऐसे केसेस जो कि पीस के जस्टिस के अगेंस्ट हो रहे हैं। ठीक है, लाइक पब्लिसिटी के लिए जो किए जा रहे हैं, उनको यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, अब देखो यूएसए में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, ये सब जगह पे लाइव स्ट्रीमिंग होती है अलग अलग तरीके से। कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, यूके में, ठीक है, इन जगहों पे होती है लाइव स्ट्रीमिंग, लेकिन अलग अलग तरीकों से होती है। कंसर्न्स क्या है इनके, अच्छा देखो ये क्यों हो रही है कंसर्न, यहाँ पे मेन इशू ये है कि क्यों हो रही है। ट्रांसपेरेंसी सबसे पहला इशू है। ठीक है, कि ट्रांसपेरेंसी रहे, लोगों को समझ में आए कि भाई जुडिशरी भी कुछ काम करिए तो कैसे करिए, क्यों कर रही है, लोग समझें, क्योंकि अब वी आर टर्निंग आउट टू बी अ मैच्योर डेमोक्रेसी। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर एक्सेस जो होगा जस्टिस सिस्टम का वो मिल पाएगा लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग से। और लोग जो है, अभी अभी क्या होता है ना कि अभी ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग होती है कुछ केसेस में, आप देखोगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, और यहाँ पे क्या करते हैं लोग अपने वीडियोस पे ज्यादा व्यूज पाने के लिए यूट्यूब वगैरह में उसकी एक छोटी सी क्लिप डाल देते हैं लाइव स्ट्रीमिंग की, जिसमें जज साहब जो है वो किसी भी पर्सन को डांट रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं, तो उस पर लिख देते हैं जज इज वेरी एंग्री ओवर द आर्मी पर्सन, जज इज वेरी एंग्री ओवर द आईएएस ऑफिसर, इस तरह का सेंसेशनलाइजेशन करने के लिए। तो ये बहुत ही इनसेंसिटिव सी चीज है, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली डिसइंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड हो रही है। ओके, और यहाँ पे जो ब्राजीलियन सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी कुछ चीजें यहाँ पे गाइडलाइंस जारी करी थी कि कैसे कैसे आप यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी वो कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हमें पॉलिटिशियन जैसा, जजेस को पॉलिटिशियन जैसा बिहेव नहीं करना है कि भैया हम तो लाइव स्ट्रीमिंग में आ रहे हैं तो हमें हीरो बनना है। ऐसा कुछ नहीं, आपको अपनी पर्सनलाइज्ड तरीके से इसको डील नहीं करना है, आपको ये पब्लिक जस्टिस के लिए, ठीक है, ऑन अ लार्जर लेवल जस्टिस के लिए काम करना है यहाँ पे। ओके, तो ये पूरा यहाँ पे आर्टिकल था अबाउट द लाइव स्ट्रीमिंग थिंग। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स ओवर द झारखंड डोमिसाइल पॉलिसी। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, झारखंड में एक लॉ आया है, इस लॉ के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो भी 1932 के पहले के लोग हैं, जिनके लैंड रिकॉर्ड हमारे झारखंड में बने हुए हैं, या जिनके पास लैंड था, इसके प्रॉपर रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उनको हम यहाँ पे इंडिया झारखंड के डोमिसाइल मानेंगे, बाकी लोगों को डोमिसाइल नहीं मानेंगे। ओके, तो ये कहा गया है इस एक्ट के अंतर्गत कि 1932 इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है झारखंड की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, इस पूरे बिल का नाम क्या है, यहाँ पे देखो इसका नाम है
Jharkhand's definition of local person and for extending consequential social, cultural and other benefits of such local persons bill. ओके, तो ये बिल यहाँ पे पास तो हो चुकी है लेकिन अभी तक यहाँ पे एक्ट नहीं बनी है, अभी पहले सेंटर के पास जाएगी। और झारखंड की गवर्नमेंट बेसिकली ये चाह रही है कि ये जो बिल जाने वाली सेंटर के पास, इसको 9th शेड्यूल में डाला जाए। 9th शेड्यूल में जब भी कोई बिल डल जाती है, कोई एक्ट डल जाता है, इसका मतलब ये कि अब इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता या फिर कम चांसेस है कि जुडिशियल रिव्यू हो। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 1932 को ही कट ऑफ ईयर क्यों डिसाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 1932 में एक सर्वे हुआ था जिसमें लैंड रेवेन्यू और रेवेन्यू रजिस्टर बना था। ओके, और इसमें ये पता चला कि ये जो रजिस्टर बना था, इसमें ऐसा देखने को मिला कि जो भी ट्राइबल ग्रुप्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जिनके पास भी थोड़ा बहुत भी लैंड था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लैंड रेवेन्यूज या लैंड रिकॉर्ड्स रजिस्टर करवाए। तो इनको यहाँ पे मिल सकती है अब डोमिसाइल जो है ये माने जाएंगे झारखंड के। लेकिन बाकी लोग जिनके पास या तो लैंड नहीं था या तो उस टाइम पे उनके लैंड रेवेन्यू या लैंड रिकॉर्ड में नाम नहीं थे, उनको यहाँ पे डोमिसाइल नहीं माना जाएगा। अगर वो डोमिसाइल थे और उनका कहीं नाम नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी ग्राम सभा में जाके अपना नाम इंक्लूड करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कैबिनेट ने ये भी बोला है कि 1932 का एक साल ये भी रखा गया है, 1932 को ही कट ऑफ ईयर इसलिए रखा गया है क्योंकि धीरे धीरे आगे चलते चलते सिंस 1942 1941 वाला जो सेंसस था, उसमें देखने को मिला कि धीरे धीरे झारखंड की जो ट्राइबल जनता की पॉपुलेशन है कम होने लगी थी और जो बाहर के लोग थे, माइग्रेंट्स थे, वो ज्यादा आने लगे थे। तो इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट को लगता है कि 1941 के पहले वाला जो सर्वे है, तो 1932 इसीलिए चूज किया गया क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा माइग्रेशन नहीं हुआ था इन झारखंड। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक ये भी चीज है कि यहाँ पे लोकल पर्सन्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इनको सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल सर्विसेज और बेनिफिट्स मिलेंगे डोमिसाइल के बेसिस पे। ओके, रिकॉर्ड ये भी बताते हैं कि झारखंड में कई बार यहाँ पे इस तरह के सर्वेज हुए हैं, लेकिन 1932 को ही यहाँ पे रखा गया। अब इसको लेकर अपोजिशन ये भी कह रहा है कि इसके चक्कर में बहुत सारे लोग तो रिफ्यूजी बन जाएंगे, हैं वो यहीं के लेकिन उनको बेनिफिट्स ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक चीज और बता दूं, झारखंड जो है मेनली ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है। ठीक है, इसमें जो ट्राइब्स हैं उनकी यहाँ पे काफी अच्छी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे बेसिकली ये 1932 वाला जो मुद्दा है ना, ये इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 1932 में जो लैंड रेवेन्यू वगैरह हुआ था वो संथाल ट्राइब्स जो थी इनको ध्यान में रखते हुए हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इनकी पॉपुलेशन उस टाइम पे ज्यादा थी और इसीलिए अभी ये हो रहा है 1932 का कट ऑफ ईयर। ओके, अच्छा, इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी बोलती है, गवर्नमेंट का जो डिसीजन है 1932 का, इसके अगेंस्ट अपोजिशन फिर से खड़ी हो गई और इन्होंने बोला कि इसके चक्कर में 40 से 44 लाख पीपल जो है वो रेफ्यूजी बन जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे, उनको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा डोमिसाइल स्कीम्स का। ओके, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है कि भैया अभी देखो 1932 रखा, इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1985 रखा था, तब भी बवाल हुआ था। तो बवाल तो इन एनी केस होना ही है। ओके, लेकिन ये 1932 वाला मुद्दा क्या है, आई होप आपको क्लियर है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। विद 19,500 करोड़ प्लान, पीएलआई प्लान सनशाइन ऑन सोलर सेल यूनिट्स। तो बेसिकली कैबिनेट ने लगभग 19,000 करोड़ का यहाँ पे पीएलआई स्कीम यहाँ पे लॉन्च करी है। तो यहाँ पे 19,500 करोड़ की जो पीएलआई स्कीम है ये आई है क्यों, सोलर सेल्स के लिए। ठीक है, तो देखो एक चीज समझाती हूँ पहले। तो ये पीएलआई स्कीम क्या है, इसको देखो। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। मतलब कि ऐसी चीजें जिनका प्रोडक्शन इंडिया में होगा और उससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पीएलआई स्कीम लॉन्च की है 2020 में और एम ये रखा गया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडिया में, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इसे बनाया जाए और सेक्टोरल डिसेबिलिटीज जो है उन्हें हटाया जाए। ठीक है, साथ में इकोनॉमीज ऑफ स्केल बने, एफिशिएंसी आ जाए, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जो इंसेंटिव हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं कंपनीज को। ठीक है, जिनमें सेल्स जिनकी अच्छी है, जिनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, एफिशिएंट प्रोडक्शन है। और ये स्कीम जो है बेसिकली इसका ये जो सोलर सेल्स के लिए यहाँ पे जो स्कीम आ रही है वो क्यों है, देखो इसका रीजन ये है कि हमारे देश में जो सोलर सेल्स या सोलर पैनल्स बनते हैं, उसके लिए हमको जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं ना, ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं। ओके, और इनके इंपोर्ट करने के चक्कर में इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये इंपोर्ट कम हो और हमारे देश में ही डोमेस्टिकली ये फोटोवोल्टिक सेल्स बन जाए। इसीलिए 10,000 मेगावाट का जो ये पूरा टारगेट हमने लिया है, एडिशनल कैपेसिटी हमको बनानी है सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट्स की, वो हम बनाने वाले हैं थ्रू पीएलआई स्कीम। यानी कि जो भी प्रोडक्शन अच्छा करेगा, एफिशिएंट प्रोडक्शन करेगा, उससे यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे लगभग 30,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी मिलने वाला है और इनडायरेक्ट जॉब मिलने वाली 1.2 लाख पीपल को।
ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये जो आर्टिकल है इसमें ये बोला गया है कि जो पीएलआई स्कीम है ये लाई गई है सो दैट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को हम एक्सपांड कर सकें। ओके, और हम यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल को एक्सपांड कर सकें, और यहाँ पे साथ में पॉलीसिलिकॉन के सेल्स हो गए, इनगॉट्स हो गए, वेफर्स हो गए, पैनल्स हो गए, ये सब डोमेस्टिकली हम क्रिएट कर पाए। ओके, इसमें जो फर्म्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जाएगा। ओके, इसके साथ में जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, और ये इसका ध्यान रखेगी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेबिलिटी है हमारी इंडिया की सोलर पावर को लेकर उसको बढ़ाया जाए। ओके, तो कुल मिला के पूरी यही बात की गई है। और एक और चीज याद रखना, हमारे देश में एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है जो कि बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए है। ओके, और ये कहा गया है कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो गए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गए, स्किल डेवलपमेंट हो गया, इसके लिए लॉजिस्टिक्स को आसान करना जरूरी है, और इसीलिए बाय द ईयर 2030 हम लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई गई है। तो बेसिकली पीएलआई हो या फिर ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हो, दोनों ही चीजें यहाँ पे जरूरी हैं। किसके लिए? दोनों ही जरूरी हैं यहाँ पे हमारे देश में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो एम्बिट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड द वेजेस ऑफ ओब्लिवियन, ये एक एडिटोरियल है हमारा, ठीक है, और एडिटोरियल लिखा है हामिद अंसारी जी ने, जो कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हमारे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं तीन चीजों की। आपने भी पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत में, एम लक्ष्मीकांत में, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये तीन जो चीजें हैं, ये तीनों वैल्यूज जो है आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इन तीनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते, और ये तीनों प्रिंसिपल्स जो है इनको आपको एक ट्रिनिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यूनियन है ट्रिनिटी का, ये आपस में डाइवोर्स नहीं हो सकता, ये कहा है बी आर अम्बेडकर ने, है ना। तो बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि डेमोक्रेसी का जो एम है वो डिफीट हो जाएगा अगर आप इन तीनों चीजों को अपने एक दूसरे से अलग करते हो। जैसे कि अगर लिबर्टी आप हटा देते हो और फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी का फिर क्या करोगे? अगर इक्वालिटी है, सब लोग एक जैसे हैं, सब लोगों के बीच में हार्मनी है, लेकिन उनके पास कुछ करने की लिबर्टी ही नहीं है, अपनी चॉइसेस को परफॉर्म करने की लिबर्टी नहीं है, तो कोई मतलब की नहीं है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या है? बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। तो बाय द पीपल वाली तो चीज ही खत्म हो गई, है ना। दूसरी चीज, अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, लिबर्टी है और इक्वालिटी है, हर कोई इक्वल है और हर किसी के पास सब कुछ करने की आजादी है, लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो फिर तो भैया काम खत्म, है ना, दुनिया एक दूसरे से लड़ने ही लग जाएगी। और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी है लेकिन इक्वालिटी नहीं है, तो कोई पर्सन तो इतना लिबरल है कि वो सब कुछ कर लेगा, इतनी उसके पास फ्रीडम है, और दूसरा कि कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो इनइक्वालिटी जो है और बढ़ती जाएगी। तो तीनों ही सिचुएशंस गलत है। ठीक है, तो इसलिए तीनों में हमारे पास ट्रिनिटी होनी चाहिए। ये कही थी बात बी आर अम्बेडकर जी ने। इसमें ये भी चीज कहते हैं कि जो फ्रेटर्निटी है ये कैसी होनी चाहिए? जो इंडिविजुअल को नेशन से जोड़े, इंटीग्रिटी लेकर आए। ओके, और लिबर्टी एंड इक्वालिटी जो है ये बेसिक वैल्यूज तो है ही, इन तीनों के बारे में हम हमारे प्रियम्बल में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमेशा इस चीज से शुरू करना चाहिए कि जो भी दो चीजें हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए जरूरी हैं और जो अभी तक हमारे देश में आई नहीं है, जिनको हमें लाना है, वो है एक तो इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी नहीं है हमारे देश में, तो हमें इसको लेकर आना है। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, हमारे देश में एक लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। हम बात जरूर करते हैं इक्वालिटी, इक्वालिटी की, पॉलिटिकल इक्वालिटी वगैरह, फंडामेंटल राइट सभी के पास है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में इक्वालिटी हमारे पास नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी कब आई? जब हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज वाला जो पार्ट है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा। कब जुड़ा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, इन द ईयर 1976। यहाँ पे हर सिटीजन को कुछ ड्यूटीज दी गई। तो अब जो सारा काम था वो सिर्फ स्टेट के पास नहीं था, सेंटर के पास नहीं था, यहाँ पे जो काम था वो जुड़ गया एक एक इंडिविजुअल के साथ। ओके, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर नहीं थी, अब इंडिविजुअल के ऊपर, सिटीजन के ऊपर भी आ गई। ओके, तो यहाँ पे जो फ्रेटर्निटी का आइडिया है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमारे पास आता है। ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बात कही गई थी कि आप वैसा दूसरों के साथ बिहेव करो जैसा आप चाहते हो कि आपके साथ लोग बिहेव करें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फ्रेटर्निटी का आइडिया जुड़ जाता है। यहाँ पे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वहां पे एक प्रिंसिपल के फॉर्म में आता, लेकिन हमारे देश में इसको एक इमोशन की तरह लिया गया है। ठीक है, हमारे देश में ये एक इमोशन के जैसा है, और बी आर अम्बेडकर ने ये चीज कही भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे देश में जो एक असेंशियल इंग्रेडिएंट है सिटीजनशिप का, उसको आप यहाँ निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सिटीजनशिप है, फ्रेटर्निटी है, ये आपस में कनेक्टेड
प्रिंसिपल्स हैं। ओके, अच्छा इसके अलावा इनइक्वालिटी की बात करें तो एक एग्रीवेटिंग फैक्टर है इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसके कारण आपस में दो समुदायों में, दो ग्रुप्स में फ्रेटर्निटी आ नहीं पाती। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ओके, अच्छा अब सोशियोलॉजिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि जो, देखो, तो देखो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर जी ने भी ये कहा था और सोशियोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि कुल मिला के 9 कैटेगरीज है हमारे सिटीजन्स की, जिनको बार बार निग्लेक्ट किया जाता है। कौन सी 9 कैटेगरीज हैं? इसमें देखो आदिवासी आते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज आती हैं, विमेन आते हैं, दलित आते हैं, ये सब लोग आते हैं, ठीक है। इसके अलावा 20% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी है, तो इन्हें निग्लेक्ट बहुत किया जाता है। इसके लिए ये ट्रिनिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वायलेंस इनके ऊपर आता है वो सिर्फ इसका नतीजा नहीं है कि ये माइनॉरिटी है, ठीक है, या फिर कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है। ये बिल्कुल सोची समझी चीज है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेटर्निटी हमारे देश में नहीं है, सोशल कोहेजन हमारे देश में नहीं है। इसके साथ देखो प्राइमरी कंसर्न ये भी हो जाता है कि अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी कोहेजन में हो, इंटीग्रिटी यहाँ पे बनी रहे, यूनिटी रहे, इंटीग्रेशन रहे, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि हमारी डेमोक्रेसी सस्टेन करे तो ये चीज ऊपर से आएगी, स्टिमुलस जो है ऊपर से आएगा। तो हमें यहाँ पे इंस्पिरेशन या स्टिमुलस ऊपर से लेना चाहिए, यानी कि पॉलिटिकल एलाइट्स वगैरह जो है वहां से ये इंस्पिरेशन आएगा। अगर पॉलिटिशियन ने आपस में सोसाइटी को बांटने का काम करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। ओके, तो वीपी मेनन जी भी यही कहते हैं। वीपी मेनन बोलते हैं कि जब ऊपर के जो एलाइट लोग हैं वो सही तरीके से इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम ग्राउंड लेवल के लोगों से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके माइंड हम एक बार जाके इंटीग्रेट करें। ओके, तो यहाँ पे बी आर अम्बेडकर भी कहते हैं कि कुछ कंडीशन है जो जरूरी है डेमोक्रेसी के प्रिवेल करने के लिए, जैसे कि इनइक्वालिटीज कम हो, ठीक है, साथ में अपोजिशन जो हो वो प्रेजेंट हो, सो दैट आपको क्रिटिसाइज कर सके, आपको बता सके, आप एक ही मेजोरिटेरियन कंसेप्ट पे ना चलो। ओके, तीसरा है इक्वालिटी ऑफ लॉ हो, इक्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हो, इसी के साथ टायरनी ऑफ मेजोरिटी ना हो, ठीक है, इसके साथ मॉरल ऑर्डर रहे और पब्लिक कंसाइंस रहे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है अगर डेमोक्रेसी सस्टेन करना चाहती है तो। लेकिन अगर आप अनइवन डेवलपमेंट करोगे तो उसके काफी गलत रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप डेवलपमेंट अनइवन करते हो तो उसके कारण क्या हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो सकता है, एजुकेशन में आप अनइवन जा सकते हो, ठीक है, उसके अलावा सोशल कोहेजन भी फिर अफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें होती है। अब देखो ये जो सारी अलग अलग तरीके की रियलिटी है, कोई फिजिकल रियलिटी है, कोई सोशल रियलिटी है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके की रियलिटीज है। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा मैक्रो स्कोपिक देखोगे तो यहाँ पे हर चीजें, तीनों चीजें, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीजें जरूरी है फेडरल गवर्नेंस के लिए और सोशल कोहेजन दोनों के लिए, ठीक है। अब ये फ्रेटर्निटी कैसे आएगी, कैसे हमको लेना चाहिए, तो देखो आर्टिकल 51A जो है, इसमें जो ड्यूटीज हैं वो भी बार बार यही बोलते हैं कि हम सभी की ये ड्यूटी बनती है कि हम आपस में फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दें, सोशल हार्मनी को बढ़ावा दें। ऑल इनकम्पासिंग ड्यूटी है ये, ठीक है। अगर आप एक ड्यूटी फॉलो करते हो ना तो बाकी सारी ड्यूटीज बाय द साइड फॉलो होती जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें जो जो सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे, उनको ये बात समझनी चाहिए कि ये जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है और लिबर्टी है, ये तीनों चीजें साथ में चलेंगी, अलग अलग नहीं हो सकती। अब देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें जो कुछ पॉइंट्स हैं वो जॉट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्टिकल फॉर योर मीन्स। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो कल मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स का, तो क्रिप्स मिशन के बारे में ये क्वेश्चन था, इसका सही जवाब है B2 ओनली। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, इसमें क्रिप्स मिशन ने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाएंगे, जो प्रोविंशियल असेंबलीज है ना, प्रोविंशियल असेंबलीज से मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, और जो हमारे ये प्रिंसली स्टेट्स हैं, इधर से जो भी लोग होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। तो इन सब से मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज कैसे बनेगी, बाय द मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रोविंशियल असेंबली। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स से नहीं बनेगी ये, ठीक है, ये बनेगी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्टेड और प्रिंसली स्टेट्स के नॉमिनेटेड मेंबर्स से। तो पहला स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट सही है कि सारे प्रोविंस जो भी हमारे इस क्रिप्स मिशन से सहमत नहीं है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उससे सहमत नहीं है, वो यहाँ पे ब्रिटेन के साथ मिलकर अपना एक अलग एग्रीमेंट बना सकते हैं, अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो ये चीज सही है जो कि क्रिप्स मिशन ने बोली थी। ओके, तो यहाँ पे आंसर होगा सही बी। ओके, और कल का क्वेश्चन देखो ये था, सीबीआई इज साइटेड ऑफन साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ राइजिंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पब्लिक इंस्टीट्यूशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आइडेंटिफाई द इश्यूज एसोसिएटेड विद सीबीआई फंक्शनिंग, व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन। ये जो क्वेश्चन
था इसको मैंने सभी का रिव्यू किया है, जितने भी आंसर्स आए थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उन सभी को मैंने रिव्यू किया है। आज अगर आप लोगों ने अभी तक आंसर्स नहीं लिखे हैं तो आज का क्वेश्चन आपका ये रहा, एक्सप्लेन द नीड ऑफ न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट एंड द इश्यूज सराउंडिंग इट। बहुत ही ईजी, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। ओके, जैसा भी लिखो सिली से सिली लिखो, लेकिन लिखना शुरू करो। ओके, तभी आप ये चेज और गोल इनिशिएटिव का भी पार्ट बनोगे। ऑलराइट, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।